हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आईबी एग्जामिनेशन आपका 16 से 18 सितंबर के बीच में कराया जा रहा है और उसके लिए हम आप लोगों के लिए लाइव मॉक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें लाइव मॉक 2 अभी प्रोवाइड किया गया है। इसका डिटेल एनालिसिस, सेफ स्कोर और मैथ्स के सभी क्वेश्चंस को कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जामिनेशन में, वो हम डिस्कस करेंगे, उनके लेवल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। इस तरीके से मॉक 1 का भी मैंने एनालिसिस आप लोगों को कराया था, काफी लोगों ने उस चीज को देखा और इसी के चलते हम लेवल मॉक 2 का भी मैं एनालिसिस करा रहा हूँ और हो पाया तो एक मॉक और हम आपको लाइव फ्री प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो लाइव मॉक 2 है ये कल लाइव किया गया था। अब तक 3000 से ज्यादा लोग इसे दे चुके हैं और आज रात तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वरना rblearning.com लाइव टेस्ट पे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये वाला टेस्ट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका आज ही एनालिसिस कर लेना क्योंकि कल ये हट जाएगा, क्योंकि ये आज तक ही वैलिड है। ठीक है, बाकी 10 हमने लाइव 10 टोटल मॉक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपकी IBACAU2 की टेस्ट है, जो कि हमने सिर्फ 49 रुपीज में निकाली है। तो जो कोर्स यूजर्स हैं, ऑफिसर बैच यूजर्स हैं, उनके लिए फ्री है। जो आरबी कॉम्बो टेस्ट सीरीज यूजर्स हैं उन्हें भी इसके लिए पे नहीं करना, उनके लिए भी फ्री है। और जो खाली IB की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ ये वाले टेस्ट होने चाहिए, तो यू कैन परचेज इफ यू वांट टू। इसमें टोटल 5 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और 10 तक सारे के सारे टेस्ट कल अवेलेबल हो जाएंगे, कल तक। ठीक है, तो कोई भी टेस्ट आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपने पेड टेस्ट ले रखा है। तो लाइव मॉक 1 अब तक 5400 लोगों ने दिया है और अब लाइव मॉक 2 पे आ जाते हैं, जिसे ऑलरेडी 3000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं। और आपने नहीं दिया है तो अभी भी दे दीजिए। और बाकी लोग जो IB की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सजेस्ट कर देना, जिससे कि वो लोग भी इस तरह के मॉक देके अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। ठीक है, इस मॉक में जो एवरेज स्कोर एस्पिरेंट्स का रहा है वो 39.25 रहा है। आप देखेंगे ज्यादातर लोगों का जो स्कोर रेंज है वो 41 टू 45 के बीच में चल रही है। ठीक है, तो मीडियन स्कोर हमारा 41.5 रहा है। 70 प्लस 15 कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है। 50 प्लस 704 कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है आउट ऑफ 3000 एस्पिरेंट्स। ये सभी लोगों का डेटा, आप उसके कोरोस्पोंडिंग परसेंटाइल देख सकते हैं कि लोगों की कितनी कितनी परसेंटाइल बन रही है। एवरेज स्कोर ओवरऑल आपको दिख रहा है। करंट अफेयर्स में एवरेज स्कोर 4.75 आउट ऑफ 20 गया है। जीके में 20 में से 6.5 एवरेज स्कोर गया है। मैथ्स में 20 में से लगभग 8 मार्क्स एवरेज स्कोर गया है। रीजनिंग में 20 में से 10 मार्क्स एवरेज स्कोर गया है और इंग्लिश में भी लगभग 10.5। तो आपका इंग्लिश में स्कोर थोड़ा ज्यादा जाना चाहिए था। और यहाँ पे अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी 12 से 14 नंबर तक लाना कोई मुश्किल काम नहीं था। सेम गोज विद रीजनिंग। ठीक है, जीके और करंट अफेयर्स में फिर भी समझ सकता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए जल्दी मैं आपको एक बहुत बढ़िया ई बुक प्रोवाइड करूंगा, जिसमें बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे, सिलेक्टेड चीजें होंगी जो आप करंट अफेयर्स के लिए जरूर कर जाना अगर आप मेनली इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में तो इतनी वेटेज नहीं होती करंट अफेयर्स की। IB में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और रिसेंट के भी पूछे जाते हैं और वेटेज बहुत ज्यादा है। तो वो जो ई बुक मैं प्रोवाइड करूंगा उसे एक बार अच्छे से आप कर लेना जरूर। ठीक है, चांसेस है कि 20 में से हो सकता है 8 से 10 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली उसमें से मिल जाए, लिमिटेड कंटेंट में से, और बाकी ज्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, ऑन द सेफर साइड तो अगर आप करंट अफेयर्स में भी 10 नंबर स्कोर कर पाए तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होगा और आप टियर 1 को इजिली क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इन सभी सब्जेक्ट्स का मीडियन स्कोर भी आपको नीचे दिख जाएगा, जो कि हालांकि एवरेज के बिल्कुल पास ही है। और इस मॉक में जो सेफ स्कोर जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी से वो 52 मार्क्स होगा, OBC कैटेगरी से 49, EWS से 47, SC से 45 और ST कैटेगरी से 42 मार्क्स होगा। पिछली बार जब IBACAU का 2023 में पेपर हुआ था तो आप देखेंगे अनरिजर्व की जो कट ऑफ जा रही थी वो हमारी कुछ इस रेंज में जा रही थी कि ये हमारा 47 से लेके मिनिमम 47 गई थी एक पर्टिकुलर शिफ्ट की, और मैक्सिमम ये हमारा 59 मार्क्स तक भी जा रहा था। इस रेंज में अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ था। ये सारे पेपर्स आपको आरबी की वेबसाइट पे मॉक फॉर्म में अवेलेबल है विद डिटेल सॉल्यूशन एंड आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी PDF हमने टेलीग्राम पे डाल दी है, तो ये सारे पेपर्स की PDF भी आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए वो भी आप एज्यूम कर पाएंगे। और मैथ्स के सॉल्यूशन मैंने अलग से प्लेलिस्ट में भी करा रखे हैं प्रीवियस ईयर के। अच्छा, तो अगर हमने देखा जो लाइव मॉक 1 था उसमें हमारा सेफ स्कोर था अनरिजर्व कैटेगरी से 47 मार्क्स। ये लाइव मॉक 2 है, इसमें जो हमारा सेफ स्कोर गया है वो गया है 52 मार्क्स। तो हमने कोशिश करी है
कि जो पेपर का लेवल हमने मेंटेन किया है वो आपके प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही हो। कुछ मॉक ऐसे भी होंगे इनमें 10 में से जिनमें जो सेफ स्कोर जाएगा वो 58 के आसपास जाएगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें 50 की रेंज में रहेगा। तो ज्यादातर मॉक्स में जो रेंज रहने वाली है हमारी, आप 45 से 60 की रेंज में मान के चलिए, तो जो आपका पिछली बार पेपर हुआ तो उस हिसाब से। और हालांकि पिछली बार कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस भी थे एग्जामिनेशन में, हम रेलिवेंट क्वेश्चंस आपके मॉक में नहीं डालेंगे, हम डालेंगे रेलिवेंट क्वेश्चंस ही, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये फ्री टेस्ट वाली पूरी की पूरी सीरीज है, सारे टॉपिक वाइज और एग्जाम वाइज जैसे भी देने हैं सेक्शन, हर तरीके के टेस्ट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर के यहाँ पे, ठीक है। IBS चेक, और ये सारी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। ये टॉपिक वाइज पीडीएफ है IB की प्रीवियस ईयर की, ठीक। सो करंट अफेयर्स की एक ई बुक है जो डिटेल्ड है, काफी सारी CGL SSC सभी एग्जाम्स को कंसीडर करके बनाई जाती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके। और IB के लिए मैं एक अलग से भी प्रोवाइड करता हूँ। काफी लोगों की कह रहे थे सर IB में क्या छोड़े क्या ना पढ़े, तो उसके लिए थोड़ा और कंसाइज करके इसकी ई बुक जल्दी आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैथ्स के सॉल्यूशन की प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट ये अवेलेबल है, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है जो आपकी प्रिपरेशन में मदद कर सकती है, तो आप ये देख सकते हैं। चलिए अब एक एक करके मैथ्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं उसे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है 2 ऑफर दिए जाते हैं एलेक्स को एक वॉच के लिए जिसका MRP है 1800 रुपीज। या तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो 25% के, या फिर 2 डिस्काउंट ले लो, एक 30% का एक 20% का, एक के बाद एक, मतलब ये भी सक्सेसिवली 30 या 20% के इस तरीके से डिस्काउंट ले लो। एलेक्स ने वो ऑप्शन चूज करा जो दोनों में बेटर है, तो हमें बताना है उसने कितने रुपए सेव किए। आप देखेंगे यहाँ पे अगर 2 डिस्काउंट 25% के दे रहे हैं, मतलब मेरे को अगर एक A% का डिस्काउंट और एक B% का डिस्काउंट दिया जाए सक्सेसिवली, तो हम कहते हैं फॉर्मूला होता है A + B - AB डिवाइडेड बाय 100। ये हमें इफेक्टिव डिस्काउंट यहाँ से मिल जाता है। अच्छा, सबसे कम डिस्काउंट कब मिलता है? जब हमारे पास अगर A और B का सम सेम है सब जगह, और A अगर B के बराबर हो जाए तो उस केस में हमें मिनिमम डिस्काउंट मिलता है, और A और B में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हमें डिस्काउंट मिलता है। तो हम देख के भी बता सकते हैं कि 25% के 2 डिस्काउंट लेने में हमें नुकसान है, 30% और 20%, क्योंकि इनके वैल्यू के बीच में डिफरेंस है, तो हमें क्या मिलेगा? बेटर ऑफर यहाँ पे मिलेगा। ये थोड़ी इस प्रैक्टिस के बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर हम निकालने की कोशिश करें तो कितना डिफरेंस आएगा? आप कहेंगे सर देखो A और B फर्स्ट केस में दोनों 25 है, तो 25 + 25 माइनस में 25 × 25 डिवाइडेड बाय 100 ये आएगा। सेकंड केस में 30 और 20 है, तो आप कहेंगे सर 30 + 20 माइनस में 30 × 20 डिवाइडेड बाय 100। अब ये चीज ऑब्जर्व करने वाली, देखो ये चीज सेम हो गई, तो ये तो अपने आप में कट ही जाएगा। हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए कि किसमें ज्यादा मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे ये बनेगा 6.25 और ये बनेगा मेरे पास 6। सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है? 6.25 है। तो हमें बेटर ऑफर कौन सा होगा? ये होगा। ये वाली ओवरऑल वैल्यू ज्यादा हो जाएगी इस वाली वैल्यू से। कितने का गैप है डिस्काउंट वैल्यू में? 0.25% का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका 0.25% निकाल लो। 0.25 क्या होता है? 1/4%। में करूंगा तो 100, ये इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास? आप कहेंगे सर 4.5। तो फायदा क्या होगा? 4.5 रुपीज का ज्यादा फायदा होगा जब वो 20 और 30% वाली स्कीम में ऑप्ट करेगा। अगला सवाल हमारे पास 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपके ऊपर, आप चाहें तो इसे लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 चीजें निकालनी फिर चेक करना ऑप्शन में और फिर अपना आंसर आएगा। तो चलो मैं भी लास्ट के लिए ही छोड़ देता हूं। ये सिंपल सवाल दिख रहा है। एक ब्रदर और उसकी सिस्टर P पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एक की स्पीड है 15, ब्रदर की 15 मान लो, और सिस्टर की कितनी दे रखी है? 20 km/h दे रखी है। ठीक है, इन्हें एक प्लेस Q पे पहुंचना है। सिस्टर 45 मिनट बाद में स्टार्ट करती है चलना ब्रदर के, और Q पे पहुंच जाती है 30 मिनट पहले ही ब्रदर से। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा P और Q का। 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तरीका तो हो गया रेशियो मेथड, कि ब्रदर और सिस्टर की स्पीड का रेशियो कितना है मेरे पास? आप कहेंगे सर 20 है और 15 है। दोनों कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? मान लो D डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट। तो मेरे पास अगर ये स्पीड है, स्पीड का रेशियो हो गया 4:3। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:4। तो अगर
ये सिस्टर की 20 थी और ब्रदर की 15 थी, सही कर लेना इसे, है ना। टाइम की अगर बात करें तो आप देखेंगे सिस्टर ने 30 मिनट जल्दी पहुंच गई, सॉरी 30 मिनट लेट स्टार्ट करा और 45 मिनट जल्दी पहुंच गई। तो कितना कम टाइम लगा यहाँ पे, 75 मिनट कम टाइम लगा। आप कह सकते हैं यहाँ पे इन दोनों के टाइम का डिफरेंस है 1:1:75 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप कोई भी या तो 3 रेशियो निकाल लो या फिर 4 रेशियो। 4 रेशियो अगर मैं निकालता हूं तो 75 इंटू में 4 कितना हो जाएगा, 300 मिनट, जो कि होता है डिवाइडेड बाय 60 करके मेरे पास यहाँ पे 5 आवर। तो ब्रदर को कितने मिनट लगेंगे, कितना टाइम लगेगा पूरे डिस्टेंस को कवर करने में, 5 घंटे। स्पीड कितनी थी 15, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास 15 इंटू में 5, 75 किलोमीटर। रेशियो मेथड से आप इस तरीके से कर सकते हैं, वरना आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई डिस्टेंस मान लिया मैंने d, टाइम किसे ज्यादा लगेगा, ब्रदर को ज्यादा लगेगा, तो ब्रदर का टाइम ये हो गया। सिस्टर का टाइम कितना होगा, d/20, है ना। सिस्टर को कितना कम टाइम लगा, 30 मिनट बाद चली थी, 45 मिनट पहले पहुंच गई, तो 75 मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा। इसे सोल्व कर लोगे तब भी आपको d का मान मिल जाएगा। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है जिनका सम हमें इतना दे रखा है, तो हमें बताना है कि थर्ड और फिफ्थ नंबर का सम क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे, अगर मेरे पास 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, मान लो फर्स्ट नंबर है मेरे पास यहाँ पे a, तो दूसरा होगा a+2, तीसरा होगा a+4, चौथा होगा a+6 और पांचवा होगा a+8, इस तरीके से चलेगा। आपको पता है जब हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर हो तो जो मिडल वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनकी एवरेज होती है। ये एवरेज है तो ये वाली वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू क्या होगी, एवरेज +4 होगी। ये समझ में आ रहा है हमें। तो अभी हमें क्या दे रखा है, पांचों नंबर का सम इतना दे रखा है। तो सम क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज इनटू एवरेज। तो 5 इंटू में a, इसका मान कितना है 3270। हमें मान किसका निकालना है, हमें इन दोनों का सम निकालना है, तो हमें निकालना है 2a+4। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये a आ गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2a आ गया, और इसमें 4 को ऐड कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे को चाहिए। क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, 2 डिफरेंट यूनिट डिजिट्स हैं, तो डायरेक्टली यूनिट डिजिट से नहीं होगा, फिर भी आप ट्राई करते हैं। जैसे 5 से काटूंगा तो ये वाली 0 हटके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये बन गया 4। 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 327 में तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 1308 सॉरी, और उसमें 4 ऐड करेंगे तो 1312। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला सवाल हमारे पास 3 स्टेटमेंट दे रखी है अगेन, लेकिन छोटा सा सवाल है, 2-3 लाइन में खत्म हो रहा है, तो साथ के साथ करके आगे बढ़ सकते हैं। कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट होंगी। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है, इसके रूट होंगे 2 और 3। अगर आपको चेक करना है 2 और 3 रूट है या नहीं है, या तो आप बेसिक से निकाल लो, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सोल्व करने की कोशिश करूं तो मेरे पास कौन सी वैल्यू बनेगी, आप कहेंगे सर ये 6 है प्रोडक्ट, और बेसिक से ही करा देता हूं, x², 5x को आप इस तरह से ब्रेक करते हैं कि सम -5x आए और प्रोडक्ट क्या आ जाए 6x², तो -3x -2x +6 करेंगे आप, फिर यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे और मेरे पास यहाँ पे x -3, यहाँ पे -2 कॉमन, x -3 अगेन आ जाएगा, x -3 कॉमन तो फिर x -2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास x की कौन सी 2 रूट्स आएंगे मेरे पास, x = 3, इसे 0 के बराबर कर दो, या फिर ये 0 के बराबर होगा तो मेरे पास x = 2। सेटिस्फाई कर गया। अदरवाइज इतना करने की जरूरत नहीं है इस तरह के सवाल में, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देख लो। 2 को पुट करो यहाँ पे, 4 - 10 + 6 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर गया। 3 को पुट करो, 9 - 15 + 6 0 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। तो पहला तो ठीक है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन कट सकते हैं आप, ए हमारा सही हो गया, तो बी ओनली से करेक्ट नहीं हो सकता, बाकी तीनों में से हमें चेक करना पड़ेगा, अभी भी मेहनत बची हुई है। अब कहता है कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आप ध्यान से भी देखें x² + 4x + 4 ये किसके बराबर है, आप कहेंगे सर x² + 2 × 2x + 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना मैं इसे, तो ये x + 2 का होल स्क्वायर है।
तो इसके दोनों रूट क्या हो जाएंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, दोनों रूट क्या होंगे इसके, सेम होंगे। ठीक है, वरना आपका एक तरीका ये होता है, अगर आपको ऐसे नहीं निकालना तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अगर मेरे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो हम कहते हैं अगर दोनों रूट इक्वल होंगे तो b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4ac के बराबर हो जाएगा। अब b क्या है इसके अंदर, 4 है, 4 स्क्वायर किसके बराबर, 4 इंटू a का मान क्या है 1 और c का मान क्या है 4, तो ये 16 मैच कर गया। तो मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिल्कुल ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल। अब दोनों रूट्स इक्वल पता करने के लिए तरीका क्या होता है, आप अगेन कहेंगे अगर b स्क्वायर मेरा ग्रेटर होता है 4ac से, तो हम कहते हैं बोथ रूट इक्वल होंगे। अगर ये छोटा हो जाए 4ac से, तो हम उस केस में कहते हैं दोनों रूट क्या हो जाएंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। और अगर हम कहते हैं यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac हो जाए, तो हम कहते हैं दोनों रूट इक्वल होंगे, जैसे यहाँ पे था। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में -3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 4 इंटू 9, ये 9 बनेगा, ये 36 हो गया। b स्क्वायर 4ac से बड़ा हो तो रियल होते हैं। अब यहाँ पे इसका क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, तो रूट्स मेरे क्या होंगे, रियल नहीं होंगे यहाँ पे। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, तो a एंड b ओनली करेक्ट होगा, c वाला क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास कहता है रवि ने a रन बनाए, रमेश ने b रन्स बनाए और राज ने c रन्स बनाए। a रेशियो b बराबर है b रेशियो c के, डेट इज 5:4। तो a रेशियो b भी 5:4 है और b रेशियो c देखूंगा तो ये भी 5:4 है। रेशियो को मेंटेन कर लेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले में 4 से मल्टीप्लाई। तो आप कहेंगे सर ये 25 है, ये 20 हो जाएगा मेरे पास और ये वाली वैल्यू 16 हो जाएगी। ये इनके जो इन्होंने रन्स बनाए हैं उसका रेशियो आ गया। टोटल रन जो बनाए इन्होंने मिलके वो 427 है। तो सम कर दो इनका, 45, 51, 61 किसके बराबर, 427 के। और ये दिख ही जाएगा आपको कि 7 टाइम्स जा रहा है। हमें बताना है कि राज ने कितने रन बनाए, 16 इंटू में 7 कितना होता है, 112 होता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला सवाल हमारे पास, ठीक है, पूरा पढ़ना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, क्वेश्चन दे रखा है ना। तो इट्स अप टू यू, साथ की साथ करते हुए आगे बढ़ना है या आपको बाद में करना है। और क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड भी ऐसा सवाल है कि आपको चेक करना है कि खाली एक ही स्टेटमेंट से आंसर मिल जाएगा या दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमें दे रखा है, 3 स्टेटमेंट है बल्कि, राइट। तो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है तो लास्ट के लिए छोड़ेंगे। एक काम को करना है, ए और बी ऑल्टरनेट डेज पे करते हैं, जिसमें काम की शुरुआत करता है बी, है ना। फर्स्ट डे पे बी करेगा, सेकंड डे पे ए करेगा, इस तरीके से चलेगा। ए अकेला काम को कितने दिन में, 26 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो इसको लग रहे हैं 26 डेज। तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो दोनों ने मिला के 13 1/2 डेज में काम को कंप्लीट करा है। तो हमें बताना है काम का 3/2 पार्ट बी अकेला कितने टाइम में करेगा। अच्छा, अब जल्दी से बताओ मेरे पास कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, 13 1/2 या 13.5 कह सकता हूं मैं। आप कहेंगे सर 2 लोग हैं, अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करोगे आप, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 6 जा 12 और बचा मेरे पास 1.5। अब इसका मतलब क्या है कि भाई ए ने भी 6 दिन काम करा, बी ने भी 6 दिन पूरे काम करा। काम की शुरुआत किसने करी थी, बी ने। अब 1.5 दिन का काम बचा हुआ है, तो अब बारी किसकी आएगी, बी की। तो 1 दिन बी करेगा, फिर बचा हुआ आधा काम कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसे 6.5 13/2 डेज किसने काम करा, ए ने, और बी ने करा 7। 2 लोगों में तो ये इजीली आपको दिख रहा होगा, लेकिन 3 लोगों 4 लोगों तो ये मेथड काम आ जाता है। ठीक है, तो बी ने 7 दिन काम करा, ए ने कितना करा, 13/2 डेज काम। अच्छा, ये चीज बताओ, ए 26 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा। क्या आप कह सकते हैं सर 1/26 काम करेगा 1 दिन के अंदर, है ना। 13/2 डेज में कितना काम करेगा, आप कहेंगे सर 13/2 इंटू में 1/26, तो ये हो गया मेरे पास 1/4 वर्क, यहां से काट जाएगा 2,
तो ए ने कितना काम कर लिया भाई 1/4, बचा हुआ किसने करा होगा, बी ने करा होगा, कितने दिन में 7 डेज के अंदर। तो आप कहेंगे सर बचा हुआ काम 1 - 1/4 3/4 वर्क बी ने करा 7 डेज के अंदर। हमें कितना करवाना है 3/2 करवाना है ना, 3/4 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 दिन में 3/4 कर रहा है तो 14 डेज में कितना कर देगा 3/2 कर देगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। सीक्वेंस समझ लो, स्टेप बाय स्टेप करोगे 1 मिनट में आंसर आएगा। ऑल्टरनेट डे वाले में घबराना नहीं है। अब ये अगेन फिर 1.5-2 लाइन का सवाल है, साथ के साथ करते हुए चलेंगे। 3 पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, पहले और दूसरे नंबर का रेशियो है 6:5 और दूसरे और तीसरे नंबर का रेशियो है 8:9। हमें बताना है अगर पहले और तीसरे नंबर का प्रोडक्ट ये है तो सम ऑफ ऑल दी 3 नंबर्स क्या होगा। तो सबसे पहले तो भाई आप कहेंगे सर ये रेशियो मेंटेन करने के लिए इसमें 8 से गुना और इसमें 5 से गुना, तो रेशियो आ गया तीनों नंबर का मेरे पास 48:40:45। अच्छा, तीनों का अगर सम बताना है तो ये 85, 93 और 133। मेरा जो भी आंसर होगा वो 133 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, क्योंकि नंबर्स हैं। 4 ऑप्शन में देखो 133 का मल्टीपल कौन सा दिख रहा है। 133 इंटू 4 करूंगा तो मेरे को 532 मिल जाएगा। 133 इंटू 3 करूंगा तो ये यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्या ये वाली वैल्यू कट रही है और ये वाली 2 वैल्यूज बची हैं। 133 बेसिकली होता है आपके पास 19 इंटू 7, यही होता है ना। तो 7 से भी कटनी चाहिए, 7 से ये वाली वैल्यू कट रही है, 848 नहीं कट रही तो 133 से नहीं कटेगी। 798 7 से कट रहा है, ये वाला कट रहा है, क्या ये 19 से कट रहा है, 19 से कट रहा है, तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है। तो 2 ऑप्शन में हम क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, तो हमारा डायरेक्टली आंसर यहाँ पे नहीं निकल पाया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जैसे ये वाली वैल्यू थी, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करते टाइम ध्यान रखिएगा, रेशियो में जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये x मान लो कि पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये, तीसरा, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरे पास 48 इंटू में 45 x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आएगी 34560 के बराबर। अब आपको यहाँ पे x का मान निकालना रहेगा कि आपके पास x का मान क्या आएगा। अच्छा, एक सिंगल वैल्यू में आएगा तो ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी पूरी तरीके से इसको कट कर देगा। तो सबसे पहले 0 एलिमिनेट कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 से कट गया और यहाँ से ये 24 रह गया। ठीक है, और क्या हो सकता है मेरे पास यहाँ पे, 9 से इजीली काट दोगे तो 9 से काटेंगे तो 3 जा 75, 8 जा 4 जा, और 24 से अब कट जाना चाहिए 1 जा 24, 6 जा, तो x स्क्वायर 16 के बराबर, तो x का मान आ गया 4 और मेरा आंसर इंटू 4 करके तो ये आया था। ठीक, अगला सवाल हमारे पास कहता है एक XYZ कंपनी है, 2016 से 2017 में प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ 20%, 17 से 18 में 50%। तो हमें बताना है प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ 2016 से 2018। तो 2 बार सक्सेसिवली प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है ना, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देंगे। एक बार था 20%, एक बार था हमारे पास 50%, तो नेट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 20 + 50 + 20 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, इतना प्रतिशत। तो आप देखेंगे 70 और 10 80% इंक्रीज हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, एक बैग के अंदर 6 व्हाइट 10 ब्लैक और 4 ग्रीन बॉल्स हैं। 2 बॉल्स को रैंडमली निकाला जाता है, एक के बाद एक, रिप्लेसमेंट नहीं करनी है हमें। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पहली बॉल व्हाइट हो जाए और दूसरी बॉल क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। कुछ लोग ये कह सकते हैं सर प्रोबेबिलिटी का सवाल क्यों डाल दिया, IBSI में आता नहीं। भाई एक आधा कर लो, थोड़ा बेसिक पता हो ना, अचानक से आ गया तो आप कर पाओगे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे कि पहली बॉल व्हाइट निकालनी है। टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 20 बॉल्स हैं, व्हाइट कितनी है 6 हैं, तो 6/20 व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। अब कितनी बॉल रह गई, एक कम कर दो, 19 बॉल्स रह गई। अब सेकंड बॉल कौन सी निकालनी है, ब्लैक। ब्लैक कितनी है, 10 ही है, व्हाइट क्योंकि अब एक कम हो गई तो 5 रह गई ना, तो हमारे पास टोटल 19 बॉल्स बची, इसमें ब्लैक है 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट कर देते हैं, आंसर आ जाता है हमारा
यहां से काटेंगे 2, 2 से काटूंगा 3, 3/19 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, अगला सवाल हमारे पास एक आदमी मिल्क परचेज करता है 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक। पहले साल में मिल्क की कीमत है 10 रुपीज पर लीटर, दूसरे साल में 12 रुपीज पर लीटर है और तीसरे साल में 15 रुपीज पर लीटर है। तीनों सालों में वो ₹3600 का ही मिल्क परचेज करता है। तो हमें बताना है एवरेज प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर क्या रहेगा तीनों सालों के अंदर। ठीक है, अच्छा एवरेज प्राइस क्या होगा? आप कहेंगे सर ये होगा टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, यही तो मेरा एवरेज प्राइस निकल के आएगा। अच्छा आप कैसे करेंगे, आप ध्यान रखिए। टोटल प्राइस क्या होगा, तीनों साल 3600 का खरीदा है तो 3 साल 360 टोटल पे इतना करा है। क्वांटिटी पहले साल कितनी आएगी, पहले साल 3600 का खरीदा लेकिन किस हिसाब से, 10 रुपीज पर लीटर के हिसाब से, तो इतनी क्वांटिटी आ गई। दूसरे साल 3600 का 12 रुपीज पर लीटर के हिसाब से और तीसरा साल 3600 का 15 रुपीज पर लीटर के हिसाब से, तीनों सालों की क्वांटिटी आ गई, तीनों सालों का प्राइस आ गया, वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है भाई, ये 3600 मैटर ही नहीं करता कि हर साल कितने रुपए खर्च करे, अगर आपको एवरेज प्राइस निकालना है। अगर सेम अमाउंट खर्च कर रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे एवरेज स्पीड का याद है, हम निकालते थे एवरेज स्पीड, तो उसमें क्या होता था, अगर सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता था कि डिस्टेंस का रेशियो मैटर करता था ना कि एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये उसी तरीके का सवाल है, जैसे एवरेज स्पीड निकालते थे उसी तरीके से यहाँ पे आपको एवरेज प्राइस निकालना है, जिसमें टोटल प्राइस कांस्टेंट है जो हर साल खर्च किया जा रहा है और आपको दे रखा है इंडिविजुअल पर लीटर कॉस्ट। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऊपर तो 3 है, नीचे 10, 12 और 15 का एलसीएम आ गया 60। ठीक है, 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4। ये 60 से इसे काटूंगा तो 20 ऊपर चला जाएगा, नहीं सॉरी गलत काट दिया ना, ये तो 60 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 60 डिवाइडेड बाय कितना 15, 15 से काटूंगा 4 तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 12 रुपीज पर लीटर। अच्छा ये क्वेश्चन इतना बेकार बनाया गया है कि इसमें आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या बिना सोल्व करे भी इस क्वेश्चन का आंसर मार्क किया जा सकता है? जल्दी से बताओ, इसका आंसर है हाँ। ऑप्शन ही ऐसे है यार, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है मेरे भाई, एक बार एवरेज प्राइस है 10, एक है 12 और एक है हमारे पास 15। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो एवरेज प्राइस अगर तीनों का कॉम्बिनेशन भी हम लेते हैं तो वो इनके 10, 12 और 15 इनके बीच में ही लाई करेगा, मतलब वो 10 या 10 से छोटा नहीं हो सकता और वो 15 या 15 से बड़ा नहीं हो सकता। जो प्राइस लाई करेगा इन तीनों के बीच में करेगा। क्यों 15 नहीं हो सकता, क्योंकि 12 और 10 वाले में जिसकी वजह से प्राइस नीचे गिरेगा। 10 नहीं क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 10 से ज्यादा प्राइस वाले हैं तो प्राइस हमारा क्या बढ़ेगा, एवरेज ऊपर की साइड जाएगा, तो इस रेंज में रहेगा। 4 ऑप्शन देख लो भाई, 16 15 से बड़ा है नहीं हो सकता, ये 10 से छोटा है, ये 10 है, आंसर तो यही हो सकता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। अगला सवाल मेरे पास कहता है यहाँ पे P सिंपल इंटरेस्ट मिलता है क्यों रुपीज पे और क्यों सिंपल इंटरेस्ट मिलता है R रुपीज पे। रेट परसेंट और टाइम दोनों केसेस में सेम रहता है, तो P क्यू R के बीच में रिलेशनशिप बता दो। आपको पता है अगर फर्स्ट केस में ले लेता हूं तो मेरे पास यहां पे वैल्यू क्या आएगी, P सिंपल इंटरेस्ट है किस पे, Q पे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब मेरे पास क्या था, क्यों सिंपल इंटरेस्ट है किस पे, R पे, तो R इंटू में रेट मैंने R मान लिया, T डिवाइडेड बाय 100। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं, ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो आप RT बाय 100 कट गया, P बाय Q इक्वल्स टू Q बाय R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, PR इक्वल्स टू Q स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास कहता है
एक क्लास के स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में बांट दिया डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस इन अ टेस्ट, द टॉप, द मिडल एंड द बॉटम। टॉप ग्रुप, मिडल ग्रुप एंड बॉटम ग्रुप, 3 ग्रुप में बच्चों को बांट दिया। टॉप ग्रुप में है 40% स्टूडेंट्स, मिडल ग्रुप में है 35% स्टूडेंट्स, बचे हुए बॉटम ग्रुप में होंगे तो कितने रह गए? 100 में से 35 प्लस 40 75 घटाएंगे तो 25%। जो निकाल रहे हैं वो अलग पेन से लिख देता हूं, तो ये आ गया 25% स्टूडेंट्स। अब आगे कहता है कि जो एवरेज मार्क्स स्कोर करे हैं बॉटम ग्रुप ने वो 22 स्कोर करे हैं, मिडल ग्रुप ने 28 स्कोर करे हैं और इंटायर क्लास ने कितने करे हैं? 30 स्कोर किए हैं। तो हमें बताना है टॉप ग्रुप के मार्क्स कितने रहे होंगे। तो बेसिक सवाल है, जो लोग रहे हैं तो आप कहेंगे सर परसेंटेज को आप नंबर्स जो स्टूडेंट्स हैं ये कितने परसेंट है उसके ये बता रखा है, तो इनका रेशियो मैटर करता है, एक्चुअल वैल्यू मैटर नहीं करती। तो आप इस पूरे को काटेंगे तो ये सारा 5 कॉमन आके कट जाएगा, तो ये 5 रेशियो है, ये मेरे पास 7 रेशियो है और ये मेरे पास कितना आ गया? 8 रेशियो और ये 20 रेशियो। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें चलेगी। अब आपके ऊपर है, आप इसे बेसिक से करना चाहें तो आप कहेंगे सर इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें, सोल्व करके एक्स का मान निकाल लो, इन तीनों का सम कर देना और इसको इसके बराबर रख के आप एक्स का मान निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका बेसिक तरीका करने का। दूसरा तरीका क्या होगा, जो मैं डेविएशन कंसेप्ट करता हूँ, बेसिक से तो सब कर ही लेंगे। तो डेविएशन में क्या होता है कि हम देखते हैं कि भाई चेंज कितने का आ रहा है। आप कहेंगे सर यहाँ पे एवरेज 30 निकल के आया ना मेरे पास, और ये दोनों 28 हैं और 22 हैं, तो मेरे पास जो ये वाली वैल्यू होगी 30 से बड़ी होगी, मैं डायरेक्टली कह सकता हूं, तभी एवरेज 30 बनेगा, वरना 30 नहीं हो सकता, अभी थोड़ी देर पहले बताया। हालांकि चारों ऑप्शन 30 से बड़े हैं तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। अब डेविएशन निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 5 स्टूडेंट में कितने का डेविएशन है? 22 माइनस 30 माइनस 8 का डेविएशन है, यहाँ पे -2 का डेविएशन है। तो ये मेरे पास कितने का डेविएशन हो गया? कितने स्टूडेंट्स पे? 7 और 5 12 स्टूडेंट्स पे डेविएशन हो गया -14 और -40, तो -54 का डेविएशन हो गया। अब ये जो -54 का चेंज हुआ है ये कहां से रिकवर किया जाएगा? इन 8 स्टूडेंट को एवरेज से इतना ज्यादा लाना पड़ेगा सम में, तब जिससे कि ये कवर हो पाए। तो ये 54 का डेविएशन है, 8 में बांट देंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? ये वाली वैल्यू होगी 6.75। मतलब इन 8 बच्चों को एवरेज से 6.75 ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके एवरेज 30 बनेगा। तो अगर 6.75 जोड़ दूं मैं 30 में, तो 30 प्लस 6.75 ये आ जाएगा 36.75। ये मेरा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैंने कहा कि भाई टोटल में इनकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है ये एवरेज से, अगर एवरेज लेके चलते हैं तो -54 का टोटल में गैप देखने को मिल रहा है। तो ये -54 का कंट्रीब्यूशन इन 8 लोगों को करना पड़ेगा। प्रत्येक को कितने का करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर 6.75 का एवरेज से ज्यादा लाना पड़ेगा, वो जोड़ दिया। ठीक है, तो कोई मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे बच गई डेविएशन कंसेप्ट से। इसके लिए अलग से क्लास डाल रखी है, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि भाई एक नंबर को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 9। तो भाई नंबर को अगर मैं x मान लूं तो 16x प्लस 9, सॉरी एक नंबर को डिवाइड किया 16 से तो रिमाइंडर आया 9। तो नंबर मेरा क्या हो जाएगा? मैं मान लेता हूं डिवाइड कर रहे हैं 16 से, कोशेंट है मेरे पास q और रिमाइंडर आया मेरे पास 9। ठीक है, तो यही मेरा नंबर होगा। इसे अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 9 बचेगा। जब सेम नंबर को अगर हम अब डिवाइड कर दें किससे? 12 से, तो हमें रिमाइंडर मिलता है n। हमसे कहता है कि n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, कितने पॉसिबल मान होंगे n के। अब देखो q का मान कुछ भी हो सकता है मेरे पास, कोशेंट कुछ भी हो सकता है ना। फर्स्ट केस में हमें पता है जो नंबर होता है वो होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो मैंने यही तो करा कि भाई कोशेंट क्यों मान लिया, डिवाइजर था मेरे पास कितना 16 और रिमाइंडर बच रहा था 9, तो ये नंबर हो गया। अब इसे 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बताना है कि अगर मेरे पास क्या जो रिमाइंडर बच रहा है वो n बच रहा है। ठीक है, n नंबर नहीं है, ये रिमाइंडर है। तो इसे फिलहाल मैं समझाने की दृष्टि से आपको r कर देता हूं, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे कि ये हमारे पास अब क्या है, रिमाइंडर है।
तो इसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। आप कहेंगे सर एक एक करके हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हर क्यू का मान कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके कुछ भी आप क्यू का मान रख सकते हैं, तो हर वैल्यू पे ट्राई करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट वैल्यूज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो इनफाइनाइट नहीं लिखा है, यहाँ पे गिवन वैल्यूज रखे हैं, तो हो सकता है कुछ फिक्स्ड वैल्यू पे रिपीट कर रहे हो रिमाइंडर। अब जैसे मैंने 12 से 16 को काटा, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो रिमाइंडर 4 ही मिलेगा, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास बचेगा 4 क्यू प्लस 9, बाकी तो कट नहीं रहा। अब क्यू का मान जब मैंने 1 रखा, तो 4 प्लस 9 कितना हो गया, 13 हो गया। रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास, 1 मिलेगा। क्यू को मैंने 2 रखा, तो भाई 2 रखने से हम 4 ही ऐड कर रहे हैं ना, एक बार 1 रखा तो 4 था, 2 रखा तो 8, तो 4 बढ़ गया, तो रिमाइंडर मेरा और 4 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। फिर 3 रखूंगा तो फिर रिमाइंडर और 4 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 9। फिर मैं 4 रखूंगा तो रिमाइंडर फिर मेरा फिर से 4 बढ़ जाएगा, और अभी हो जाएगा 13। लेकिन 13 तो 12 से बड़ा हो गया, तो 12 से डिवाइड करूंगा तो फिर से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, 1 वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखेंगे अभी रिपीट करना स्टार्ट कर गया, रिमाइंडर 1 आ गया, फिर से 4 ऐड करूंगा तो फिर ये 5 आ जाएगा। तो मेरे पास कितनी यूनिक वैल्यू जाएंगी रिमाइंडर की, कितने डिफरेंट रिमाइंडर मिल सकते हैं हमारे पास, ये 3 ही बचे, तो 3 कितनी वैल्यू n ले सकता है, जो रिमाइंडर बच रहा है वो 3 वैल्यू ले सकता है। कहता है एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो ये है, सेलिंग प्राइस और एमआरपी का रेशियो ये है। तो हमें बताना है कि अगर आर्टिकल को 63 रुपीज के लॉस पे बेचा गया है तो डिस्काउंट परसेंट क्या है। भाई अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, सेलिंग प्राइस चाहिए और मार्केट प्राइस चाहिए। क्या दे रखा है यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में 5:7, तो आपको बाकी चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं भाई। 7 रुपए एमआरपी है, 5 का बेच रहे हैं, 2 का डिस्काउंट दे दिया, 7 पे कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया, ये वाली वैल्यू तो आपको पता ही है भाई, 28/4/7% होता है, 28.56 बोलते हैं इसे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट बेस्ड एक और सवाल हमारे पास आ गया, करें अभी लास्ट के लिए छोड़ दें, लास्ट के लिए छोड़ देते हैं इसे। अगला सिंपल सवाल हमारे पास x⁴ प्लस 1/x⁴ 23x³ प्लस 1/x³ बता दो। रूट में जा रहा है, डायरेक्टली नहीं सोच सकते, सोल्व करना पड़ेगा। अगर x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना है, 23 है। आगे बढ़ने के लिए अगर आपको x² प्लस 1/x² चाहिए तो वो आप कैसे करते हैं, आप कहेंगे सर इसमें +2 करते हैं और रूट लगा देते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने +2 यहाँ पे कर दिया, +2 यहाँ पे कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बन जाएगा ये वाला पार्ट, और ये 25 है, तो x² प्लस 1/x² क्या आएगा, √25, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5। ध्यान रखना यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई x² एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। x प्लस 1/x का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से सेम स्टेप करेंगे आप कहेंगे सर 2 यहाँ जोड़ दो और 2 यहाँ जोड़ दो आपका, और फिर रूट लगा दो, तो मेरे पास आ जाएगा √7। अच्छा अब दिक्कत क्या हुई यहाँ पे, 2 लगाने के बाद भी प्लस माइनस आएगा नहीं आएगा, भाई x पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, तो प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो सिर्फ ये पॉजिटिव रिजल्ट लेगा, क्योंकि नेगेटिव जा नहीं सकता। x प्लस 1/x मिल गया, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, तो इसकी वैल्यू होती है, अगर मेरे पास ये v मान लू मैं, तो ये होता है v² माइनस 3, तो v मतलब √7 का स्क्वायर 7 माइनस 3 हो जाएगा 4, तो 4√7 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, ए बी और सी ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट करा 3:4:6 में, ए को 20% डिस्काउंट मिलता है टोटल प्रॉफिट का, सॉरी ए को 20% मिलता है टोटल प्रॉफिट का सैलरी, और बचा हुआ पैसा उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट दिया जाता है। हमें बताना है ए का शेयर क्या होगा अगर बी को 3200 मिलता है। बड़े ध्यान से करने वाला सिंपल सवाल है। ए बी और सी किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करी, 3:4:6 में। ए को मिलेगा 20% अमाउंट बिजनेस को मैनेज करने का, बाकी इन तीनों में बांट दिया जाएगा, वो क्या होगा 80% ऑफ टोटल प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, होगा। अच्छा अब इसके अंदर भी क्या दे रखा है कि बी को कितना मिल गया, बी को मिल गया 3200, तो एक रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेशियो यहाँ पे 800 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए को इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना मिलेगा, ए को इन्वेस्टमेंट की वजह से मिलेगा 2400,
ठीक है, लेकिन अब उसे क्या हो रहा है, उसने एज अ सैलरी के तौर पे भी उसे पैसे मिलेंगे 20%। अब आप देखेंगे पूरा का पूरा क्या था, 80% था। 80% का मान कितना आएगा, 1:800 के बराबर है। टोटल कितना हो गया, 4 और 3 7 और 6 13। 13 रेशियो का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर ये 13 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 80% को, और 80% किसके बराबर हो गया, 1:800 के बराबर है। तो 13 इंटू में 800 के बराबर हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 20% की वैल्यू। तो आप कहेंगे सर 20% के लिए 1/4 करना पड़ेगा। तो 20% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 की जगह 20%, तो इसका भी 1/4 करूंगा तो 13 इंटू 200 रह जाएगा ये, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2600। एक्टिव पार्टनर होने की वजह से सैलरी के तौर पर उसे कितने मिलेंगे, 2600 मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट की वजह से 2400, दोनों को सम कर देंगे तो कितना हो गया, 5000 हो गया। ठीक है, अगला सवाल अगेन हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। ठीक है, करके देखेंगे। तो अभी मैं इसे भी छोड़ देता हूं। तो कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो हम डायरेक्टली कर पाए बिना किसी रुकावट के, और कोई ज्यादा बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं था इसमें। तो यहीं से देख लेते हैं। इस वाले पार्ट में आपको दिख रहा है ना, जल्दी हो जाएगा। एक छोड़ दिया, दूसरा क्वेश्चन छूट गया, 3 4, सिर्फ 4 क्वेश्चन छोड़े हमने। 16 क्वेश्चन इजीली कर लिए, कोई खास मुश्किल नहीं था। जो तरीके थे आपको समझ आ गए होंगे कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब एक एक करके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे जाते हैं। जैसे सबसे पहले इलेक्शन पे बेस्ड स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। क्या कहता है, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, ए और बी। 15% वोटर्स ने वोट नहीं डाली और 20% वोटर्स ने जो वोट डाली वो इनवैलिड हो गई। मतलब जो वोट डाली, क्या हुआ, जब मान लो 100 वोट हैं, 15% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला, है ना, तो रह गई 85। अब जो वोट डली हैं इसमें से भी क्या होगा, 20% इनवैलिड हो गई। तो इसका 20% निकालूंगा मैं, तो ये हो गया 17 घटा देंगे तो 68। तो एक्चुअली वोटर्स अगर लिस्ट में इतने हैं तो कितनी वोट डली है, 68 वोट डली है। क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई। विनिंग कैंडिडेट को 8262 वोट्स मिली है, जो कि 54% है टोटल वैलिड वोट्स का। टोटल वैलिड वोट्स कितनी है, 68 रेशियो से 100 x मानना चाहो x मान लो, इसे 68 x मान लो। ये पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो कैंडिडेट जो हारा है उसे 31.28% टोटल वोट्स का मिला है लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो मतलब इसका 100 का 31.28% निकला है। आप कहेंगे सर वैलिड वोट्स कितनी हुई है हमारे पास, इतनी है 68x। इसका 54% तो विनर को मिल गया, तो लूजर को कितना मिला होगा, 100 माइनस 54, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 46, है ना। तो आप कहेंगे सर 68 का 46% निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी। आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट जरूर है। आप देखेंगे पहले बॉर्डर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 8 जा 48, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर हम इन दोनों को कर लेंगे और इन दोनों को फिर सम कर लेंगे, तो 8 4 जा 32 और 36 68 और 4 7 कैरी फॉरवर्ड। फिर इन दोनों को कर लेंगे, 24 और 7 31.28%। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो सही दे रखा है बिल्कुल कि भाई टोटल का कितना मिलेगा, उसे इतने % वोट मिलेगा। ठीक है, इस कंफ्यूज मत होना, ये टोटल 100% अगर मैं मान के चल लो x की जगह % कर लेते, ये % कर लेते, तो यहाँ पे % आ जाता, तो इतना ही मिलता। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कैसे मानो। ठीक है, करते टाइम ध्यान भी नहीं रहता कहाँ x लिखना है कहाँ % लिखना है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। सेकंड स्टेटमेंट कहती है जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हैं वो 15300 है। सॉरी, हाँ 2 ही स्टेटमेंट है बस। अच्छा, वैलिड वोट्स कितने हैं टोटल, 15300। अच्छा, वैलिड वोट्स का आप ये बताओ, वैलिड वोट का 50% किसे मिला है, 54% विनर को मिला है। और विनर को कितने वोट्स मिले हैं, इतने मिले हैं। तो 54% का मान ही है, तो वैलिड वोट 100% कितने होंगे। तो आप कहेंगे सर 54% का मान इतना है, तो 1% का मान 8262 डिवाइडेड बाय 54 और 100% का मान इनटू में 100। बस डायरेक्टली यहां से निकलेगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सोल्व कर लेंगे। आपको पता है 9 और 6
पहले 6 से काट लो, फिर 9 से 54 से काटना है, तो पूरा एक बार की में नहीं काटना चाहते तो मेरे पास यहाँ पे आएगा, पूरा एक बार की में भी ट्राई कर सकते हैं, चलो करके देखते हैं। 1 जा 54, फिर 28, 286, 5 जा जाएगा 270, फिर 162, 3 जा, ठीक है सही जा रहा है, 15300 यही है ना। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है, बोथ ए एंड बी। अगला सवाल हमारे पास ये रहा, ठीक है, हिंदी में देखना तो हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देखना है। क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दिया है कि 3 स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। क्वेश्चन है रनर ए को कितना टाइम लगेगा रेस को कंप्लीट करने में, तो मैंने टीए मान लिया। ये पहली स्टेटमेंट कहती है रनर ए बीट्स रनर बी बाय 20 सेकेंड एंड रनर बी बीट्स रनर सी बाय 40 सेकेंड। तो रनर ए का टाइम अगर टीए है तो स्टेटमेंट 1 के हिसाब से क्या जा रहा है, रनर बी को 20 सेकंड से हराता है, तो मतलब रनर बी को 20 सेकंड और मिल जाते तो रेस को कंप्लीट कर लेता। तो रनर बी को रेस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे सर रनर ए से 20 सेकंड ज्यादा, टाइम ऑफ बी ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, रनर सी को 40 सेकंड से हरा रहा है, तो जो टाइम लगेगा रनर सी को वो कितना हो जाएगा, जो रनर बी को टाइम लग रहा है इससे भी 40 ज्यादा, तो ये हो जाएगा टीए प्लस 20 प्लस 40 करूंगा तो ये टीए प्लस 60 आ जाएगा। पहली स्टेटमेंट तो ये हो गई। क्या इन तीनों स्टेटमेंट को देख के, मतलब स्टेटमेंट 1 के हिसाब से इन तीनों डेटा को देख के क्या मैं ये चीज बता सकता हूं कि भाई मेरा रनर ए को कितना टाइम लगेगा? नहीं बता सकता। मेरे को बस तीनों का टाइम दे रखा है, वो भी टी की फॉर्म में, कोई और वैल्यू नहीं दे रखी जिससे मैं एक्चुअल वैल्यू निकाल पाऊं। तो खाली स्टेटमेंट से 1 से तो कुछ होना नहीं। फिर आती है स्टेटमेंट 2, रनर ए रनर सी को हराता है 60 सेकंड से। भाई रनर ए रनर सी को हरा रहा है 60 सेकंड से, ये तो स्टेटमेंट 1 से ही कंक्लूड हो रहा है। तो स्टेटमेंट 2 की क्या मेरे को जरूरत है? आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट अपने आप में ऑलरेडी स्टेटमेंट 1 में दे रखा है, तो इस स्टेटमेंट का अलग से कोई महत्व है ही नहीं, आप इसे कंसीडर भी मत करो फिलहाल। तो अब स्टेटमेंट 3 पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट 3 कहता है कि जो रनर बी की स्पीड है ना, वो एवरेज स्पीड है किसकी? रनर ए की और रनर सी की। ठीक, तो अब एवरेज स्पीड अगर मेरे को निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो रनर बी का मेरे को यहां से इनकी स्पीड का रेशियो मिल गया, लेकिन खाली स्टेटमेंट 3 से मेरे को कोई ए बी और सी में कुछ अलग से ऐसी कोई चीज नहीं निकल के आ रही कि मैं यूज कर सकता हूं। आप कहेंगे सर रनर जो स्पीड होगी रनर बी की, ये हो गई स्पीड ए प्लस स्पीड बी डिवाइडेड बाय स्पीड सी डिवाइडेड बाय 2। तो क्या इस चीज को यूज करके मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि रनर ए को कितना टाइम लगेगा? खाली इससे भी कुछ नहीं निकलेगा, तो इंडिविजुअली तीनों से कुछ नहीं निकलेगा। अब बारी आती है कि कौन सी क्या कॉम्बिनेशन यूज करूं। खाली स्टेटमेंट 2 लेने से और 3 लेने से क्या कुछ कनेक्शन निकल पाएगा मेरे पास? यहाँ पे सिर्फ ए और सी के बीच में कनेक्शन है और यहाँ पे ए बी सी के बीच में कनेक्शन है। आप स्टिल कहेंगे कि हमारे पास कितने वेरिएबल है? हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल होंगे और यहाँ पे इक्वेशन कितनी है? 2, तो नहीं करके कनेक्शन हम सोल्व कर पाएंगे। तो खाली इन दोनों का भी कुछ नहीं होना। अब हमें बस ये देखना है कि ये और ये अगर कुछ निकलेगा तो मेरा इन दोनों से निकल सकता है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। चारों ऑप्शन देखूं तो 1, 2 और 3 का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 1 और 2 को लेने की जरूरत ही नहीं है जब 1 में 2 वाला पूरा ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो 1 और 3 ये मेरा करेक्ट हो सकता है। 1 और 2 से मैंने देख लिया कुछ खास निकल नहीं रहा क्योंकि 2 उसमें ही है, और 2 एंड 3 से भी कुछ नहीं निकलेगा। आप चाहे तो इसे ट्राई करके देख लो कि क्या कुछ मेरे पास रिलेशनशिप निकल के आ पा रही है, नहीं निकल के आ पा रही। तो अगर मैं ऑप्शन से जाता हूं इतने डेटा को समझने के बाद, और यही दे रखा है, नन ऑफ दीज नहीं दे रखा है, किसी से भी कुछ नहीं निकलेगा ऐसा नहीं दे रखा, तो मेरा जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो 1 और 3 हो सकता है। हमें बाकी 2 की जरूरत ही नहीं है। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? 1 और 3। अब इससे कैसे निकलेगा ये आप फटाफट से ध्यान से समझिए। यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं और आप लोगों के लिए एक एक चीज करके दिखा देता हूं। मान लो जो रेस है उसका लेंथ कितना है मेरे पास से L है। ठीक है, तो जो स्पीड है रनर बी की वो क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर L डिवाइडेड बाय मेरे पास टाइम ऑफ रनर बी।
अच्छा, अगर हम बात करें रनर ए की स्पीड, तो लेंथ बाय टाइम ऑफ रनर ए और लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रनर सी डिवाइडेड बाय 2, यही हो गया। अब ये चीज बताओ मेरे को, क्या इनकी वैल्यू दे रखी है टी बी, टी ए और टी सी? अगर मैं फर्स्ट वाले को यूज कर लूं, हमें टाइम ऑफ ए निकालना है, तो टाइम ऑफ ए, यहां पे बी वाले की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा? आप कहेंगे सर टी ए की फॉर्म में कर लो, टी ए प्लस 20। इसमें क्या कर लें, ये टी ए को टी ए ही रहने दो, टी सी को टी ए प्लस 60 कर लो, जो यहाँ पे दे रखा है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करता हूं, आप देखेंगे एल से एल एलिमिनेट हो जाएगा, तो मेरे पास एक इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, डेट इज टी है। तो क्या मैं सोल्व करके अपना आंसर बता सकता हूं? बता सकता हूं। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा? टी ए का मान मिल जाएगा सोल्व करके। आप इसे सोल्व करना चाहो तो करके देख लेना, मेरे ख्याल से टी ए का मान 60 आएगा। बेसिक से सोल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक बनेगी या जो भी होगा, और आप क्वेश्चन को, आप टी ए का मान निकल गया आपको, और टी ए बी और टी सी वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो बस आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है क्या इक्वेशन बन रही है। इक्वेशन बन गई तो आपका आंसर निकल ही जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दिस कहीं लिखा नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर। पहली स्टेटमेंट थी, उससे कोई इक्वेशन नहीं बन रही थी, सिर्फ यहाँ टाइम के बारे में कुछ मिल रहा था, तो नहीं यूज कर सकते। खाली स्टेटमेंट बी का तो कोई मतलब ही नहीं था, वो क्योंकि 1 से ऑलरेडी डिराइव्ड थी। और स्टेटमेंट सी को अगर मैं देखता हूं तो उसमें एवरेज स्पीड के बारे में दे रखा था, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में क्या रिलेशन है? बी का जो स्पीड है वो ए और सी के एवरेज स्पीड के बराबर तो दे रखा है, लेकिन ए और सी के बीच में क्या कनेक्शन है? कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, तो मेरे पास एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन नहीं बन पाएगी, तो खाली इससे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट और थर्ड को मिला देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल था हमारे पास एक, ठीक है, असर्शन और रीजन पे बेस्ड सवाल है। असर्शन कहता है कि भाई 2 बर्गर की और 5 पेस्ट्री की कॉस्ट 30 है, पेस्ट्री की कॉस्ट 25% बढ़ा दी और बर्गर की कॉस्ट 20% डिक्रीज कर दी, तो 3 बर्गर और 4 पेस्ट्री की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 32। तो ओरिजिनल कॉस्ट 1 बर्गर और 2 पेस्ट्री की 4 रुपए है। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे रखी है। रीजन क्या दे रखा है कि 1 बर्गर और 1 पेस्ट्री की कीमत को अगर आप ए और बी मान लो, तो 2a + 5b हमारे पास 30 आएगा, 3 × 0.a + 4 × 1.5b ये 32 आएगा। अच्छा, आप ध्यान से समझना अब इस चीज को, असर्शन और रीजन में क्या होता है। हमें क्या रखा है, जो रीजन में चीजें रखी है मैं वही यूज कर लेता हूं कि भाई 1 बर्गर की कॉस्ट को ए मान लो और 1 पेस्ट्री की कॉस्ट को बी मान लो। तो मैंने पहली स्टेटमेंट पढ़ी कि भाई 2 बर्गर है और 2a हो गया मेरे पास, और मेरे पास 5 पेस्ट्री हैं, तो 5b हो गया और इसकी कीमत आ गई 3। यही आ रही इक्वेशन, ठीक है। अब कहते हैं कि पेस्ट्री की कॉस्ट को हमने 25% बढ़ा दिया, घटा दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, और बर्गर की कॉस्ट को डिक्रीज कर दिया हमने 20%। तो अगर बर्गर की कॉस्ट को हमने 20% डिक्रीज कर दिया, तो आप कहेंगे सर ये 0.8 हो जाएगा। पेस्ट्री की कॉस्ट को हमने अगर 25% बढ़ा दिया, तो ये 1.25b हो जाएगा। ठीक है, 125% हो जाएगा अपने आप का। तो हमारे पास 3 बर्गर और 4 पेस्ट्री की कीमत ये हो जाएगी 32। क्या रीजन में यही दे रखा है? 3 × में 0.8 है, 4 × में, ठीक है। तो रीजन तो ठीक दे रखा है, जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके हिसाब से रीजन ये मिल रहा है, लेकिन असर्शन में एक स्टेटमेंट और भी है कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर एंड 2 पेस्ट्री इज 4। तो अब यहां से सोल्व करके मैं ए और बी का मान निकाल सकता हूं, ओरिजिनल कॉस्टिंग निकाल सकता हूं बर्गर और पेस्ट्री की, और अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेरी 4 आ जाती है 1 बर्गर और 2 पेस्ट्री की, तो देन एवरीथिंग इज ओके। असर्शन भी ठीक है और उसका रीजन भी ठीक है। अदरवाइज हम कहेंगे असर्शन गलत है, उसका रीजन ठीक है। ठीक है, 2 केसेस बन सकते हैं, तो हमें ये तो पता है कि रीजन ट्रू है।
तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका ए का, ये मेरे को दिख रहा है, और रीजन इज ट्रू ये दिख रहा है। रीजन फॉल्स वाला तो हटा दो। सोल्व करते हैं, दो ऑप्शन कट गए। ये करूंगा तो ये 5b बन जाएगा मेरे पास, ये करूंगा 2.4a बन जाएगा। इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करूं तो इसमें से इसे घटाऊंगा, नीचे वाली में से ऊपर वाले को घटा दो या तो 0.4a किसके बराबर हो गया मेरे पास, 2 के बराबर हो गया, और 0.2a या पॉइंट हटा दिए तो 0, a का मान कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। अगर a 5 हो गया तो b कितना हो जाएगा, ये हो गया 10, इसमें घटाऊंगा तो 20, तो b का मान आ जाएगा मेरे पास 4। a 5 हो गया, b 4 हो गया, तो हमसे कहता है लास्ट स्टेटमेंट में कि एक बर्गर और 2 पेस्ट्री की कीमत आनी चाहिए 4। क्या आ रही है? एक बर्गर की कीमत ही है मेरे पास 5 और 2 पेस्ट्री 2 × 4 ये हो गया 8, तो ये तो आ रहा है 13, ये इसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब भाई रीजन ठीक है लेकिन असर्शन फॉल्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आखिरी सवाल हमारा आज का कहता है, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनफ है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। हमें बताना है कि कितनी गर्ल्स अपीयर हुई हैं 400 लोगों में एक टेस्ट में। कहता है 60% बॉयज ने कट ऑफ क्लियर करी है, 80% गर्ल्स ने कट ऑफ क्लियर करी है, और टोटल परसेंटेज ऑफ पर्सन जिन्होंने कट ऑफ को क्लियर करा है वो है 65%। अगर आपने थोड़ा भी एवरेज ढंग से पढ़ा है तो आप ये बता पाओगे कि अगर मेरे को टोटल स्टूडेंट्स 400 दे रखे हैं, ठीक है, आपसे जब पूछता था कि भाई गर्ल्स और बॉयज का रेशियो बता दो या गर्ल्स की क्वांटिटी बता दो, तो तीनों चीजें ही रखी होती थी ना कि भाई बॉयज कितने कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं 60%, है ना, गर्ल्स कितनी कट ऑफ को क्लियर कर रही हैं, आप कहेंगे सर 80%, और दोनों मिला के कितने कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, आप कहेंगे सर 65%। तो यहां से हम रेशियो निकाल लेते थे तो हमें पता चल जाता था बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, और जब मैं यहां से निकालूंगा एलिगेशन लगा के तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 15%, ये 5%, और ये आ जाएगा 3:1। बॉयज और गर्ल्स अगर मेरे पास यहाँ पे अब 3:1 निकल के आ गए तो टोटल यहाँ 4:400 को रिप्रेजेंट करेगा। 1 रेशियो मेरे पास किसके बराबर हो गया, 100 के, तो गर्ल्स कितनी हो गई 100। तो मेरे को तीनों इक्वेशंस की, तीनों स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, अदरवाइज मैं निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि हमसे नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स पूछी है मान लो यहाँ पे, तो खाली गर्ल्स के कितने परसेंट बॉय कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं इससे मुझे क्या मिलेगा, कितनी परसेंट गर्ल्स कट ऑफ मार्क्स को क्लियर कर रही है इससे भी मेरे को कुछ नहीं मिलना, लेकिन और टोटल परसेंटेज कितने लोग कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं क्या उससे भी कुछ पता चलेगा मुझे कि गर्ल्स कितने। इंडिविजुअली तीनों स्टेटमेंट से कुछ नहीं पता चलना, तीनों को मर्ज कर देंगे तो हमारे पास एक एलिगेशन वाली रिलेशनशिप बनेगी जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मिल जाएगा, उससे फिर हम बता सकते हैं कि भाई बॉयज कितने और गर्ल्स कितने। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आई थिंक आपको क्लास समझ आई होगी, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम पास में है तो बहुत ज्यादा डीप में भी हम नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर से जो चीजें मैं समझा पा रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। आई होप ये सारी चीजें आपके एग्जाम में यूज हो, ठीक है, कंसेप्ट आपके और ज्यादा क्लियर हो और आप अपना अच्छे तरीके से एग्जाम दे के आए। अभी आपसे यही विदा लूंगा, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप।
जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है। जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।